हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। और आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। तो टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों होता है, टीडीएस कैसे वर्क करता है, टीडीएस में किस किस अमाउंट पे हमें किस किस रेट पे हमें पैसा डिडक्ट करना होता है, ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं आज के हमारी इस वीडियो के अंदर में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और समझते हैं हम लोग टीडीएस के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो भाई टीडीएस को समझने के लिए हमने ये एक बिल्कुल भाई सुंदर सा प्यारा सा चार्ट बनाया है, जिसके हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भाई टीडीएस क्या होता है। और इसमें हम लोग आगे भी आपको मैं बताऊंगा कि भाई टीडीएस के रेट्स क्या होता है। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि भाई ये जो टीडीएस आपको बताने जा रहा हूं मैं, टीडीएस और जो भी मैं सेक्शंस बताऊंगा ये सब कुछ न्यू वाले इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से है, जो कि अभी एप्लीकेबल भी है। तो हम लोग जो भी पढ़ने वाले बिल्कुल हम जो अमेंडेड और लेटेस्ट पढ़ने वाले हैं। भाई टीडीएस के साथ स्टार्ट करते हैं। भाई देखो टीडीएस क्या होता है, इसका एक हम लोग बहुत बेसिक तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज टीडीएस। तो एक सेकेंड भाई, तो कहते हैं टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सर ये क्या होता है, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। अभी पिछले वाले लेक्चर में हम लोग समझ रहे थे कि टैक्स क्या होता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा ना, पिछले लेक्चर में हमने अपने चैनल पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 को स्टार्ट करवाया है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा सारे के सारे इसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको हर एक सेक्शन, हर एक सब सेक्शन, रूल सब कुछ आपको कंप्लीट करवा के दिया जाएगा। तो भाई एक बार जाके उसको भी चेकआउट जरूर करना, उसके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, और मैं आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा। हाँ जी, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, देखो हमें टैक्स को डिडक्ट करना है। डिडक्ट करना मतलब सर टैक्स को हमें काटना है, टैक्स हमें डिडक्ट करना है, टैक्स काटना है। बट कहाँ काटना है सर, सोर्स पे, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है इनकम ना, हमें वहीं पे उसका टीडीएस डिडक्ट कर देना है। दैट इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि हमें उसका टैक्स लेना है, बट कहाँ पे, जहां इनकम जनरेट हो रहा है वहीं पे टैक्स ले लेना है। अब आप ऐसे समझो कि नॉर्मली क्या होता है, एक बंदा इनकम अर्न करता है पूरे साल, साल खत्म होने के बाद अगले साल यानी कि असेसमेंट ईयर के अंदर में, या अब तो भाई नेक्स्ट ईयर ही बोला जाएगा क्योंकि अब तो टैक्स ईयर और नेक्स्ट ईयर वाला प्रोविजन हो गया। तो भाई टैक्स ईयर में वो इनकम अर्न करता है, और उसके नेक्स्ट ईयर में जब वो अपने रिटर्न फाइल करने के लिए जाता है ना, तो रिटर्न नॉर्मली कब फाइल करते हैं भाई, जून के अराउंड हम लोग फाइल कर रहे होते हैं। मई के एंड में वैसे स्टार्ट हो जाता है, जैसे अभी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गया है, जून जुलाई में हम लोग जो आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं, अगस्त सितंबर तक भी वैसे चल रहा होता है। अब मान लेते हैं किसी बंदे ने जून में फाइल किया, तो जून में वो अपनी टैक्स कैलकुलेट करेगा, उसको पता लगेगा भाई उसका टैक्स निकला, जो भी अमाउंट को उसका टैक्स निकला, इसको गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हो गया सर, इस पूरे प्रोसेस में डिले हो गया। डिले क्यों हुआ, क्योंकि आपने इनकम कब अर्न किया, आपने इनकम अर्न किया पिछले साल टैक्स वाले ईयर में, जमा कब करवाया, जो आप अगले साल नेक्स्ट ईयर में जमा करवाने जा रहे हो। तो सर इतना जो गैप हो गया ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलता है कि भाई कुछ ऐसा तरीका ढूंढ के निकालो कि बंदा जैसे ही इनकम अर्न कर रहा है ना, बंदा जैसे ही इनकम अर्न कर रहा है वैसे उसका टैक्स काट लो। हम कह रहे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, टैक्स तो तब कटेगा ना जब उसका कंप्यूटेशन बनेगा, जब उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। पर पहले कैसे कटेगा, पहले काटने वाले प्रोसेस को टीडीएस बोला जाता है। ठीक है जी, देखो तो कहते हैं टीडीएस इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द पेयर एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू पेई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सर दो लोग हैं, एक बंदा है जो पेमेंट कर रहा है, एक बंदा जिसको पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो बंदा पेमेंट कर रहा है ना, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ पैसा काट लेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ भाई, बहुत बहुत एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने एक क्लाइंट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम किया, ठीक है, जिसके लिए मैंने एक फीस मैंने चार्ज करी, कुछ भी एक फीस मैंने चार्ज कर ली। अब क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि भाई ये पेमेंट करो, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, ये आपका रहा चेक। अब जब वो मुझे पेमेंट कर रहा है ना, तो इसके वो हमें पेमेंट कर रहा है, मैंने उसको सर्विस दिया, मुझे क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। बीच में कौन है, बीच में आ गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है रुक जा, मुझे नहीं बोल रहा, किसको बोल रहा है, जो मुझे पेमेंट दे रहा था उस बंदे को बोल रहा है भाई रुक जा, आपने इस बंदे की सर्विसेज ली, इसको आप पेमेंट कर रहे हो। जब आप इसको पेमेंट कर रहे हो ना, तो पेमेंट करने के टाइम पे इसके पैसे में से जो इसको आप पैसा दे रहे हो, इसमें से कुछ पैसा, कुछ एक अमाउंट डिडक्ट कर लो, अपने पास रख लो, वो इसको मत देना, उतना पैसा काट लो, उतना पैसा अपने पास रख लो, बाकी पैसे इसको पे कर दो। मैं कहा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, यस दैट इज कॉल्ड टीडीएस। आगे कहते हैं पेमेंट मेड, भाई पेयर मेक्स द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एसेक्टर टू पे। जो पेयर होता है, पेयर मतलब जो बंदा पेमेंट कर रहा है ना, वो क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा, किसी से पेमेंट करेगा सर, सैलरी की पेमेंट कर सकता है, रेंट की पेमेंट कर सकता है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकता है, किसी भी सम की पेमेंट कर सकता है ना, कोई भी एक पेमेंट कर रहा है। ठीक है, सामने वाले बंदे को पेमेंट रिसीव हो रहा है, पेयर पेई, टीडीएस टू बी डिडक्टेड, पेयर चेक इफ द टीडीएस इज एप्लीकेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एंड डिडक्ट टैक्स बिफोर मेकिंग द पेमेंट। अब जो पेयर है, जो बंदा पेमेंट कर रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी को चेक करेगा कि क्या इस इंसान का टीडीएस बनता है, नहीं बनता, अगर इसका बनता है तो डिडक्ट करेगा, नहीं बनता तो पूरा पैसा दे देगा।
सर ऐसा भी हो सकता है कि टीडीएस ना बने, बिल्कुल ऐसा हो सकता है भाई टीडीएस ना बने। अगर टीडीएस नहीं बनता तो आप कैसे काट लोगे, आपकी मर्जी थोड़ी आप अपनी मर्जी से काट लोगे, अगर बनेगा तभी तो काटोगे ना। देन है डिपॉजिट ऑफ टीडीएस टू द गवर्नमेंट, पे अ डिपॉजिट द टीडीएस डिडक्टेड विद द गवर्नमेंट विद इन द ड्यू डेट यूजिंग द चलान INS 261। ठीक है, देखो चलान नंबर इन्होंने यहाँ पे कोड कर दिया। देखो अभी अभी जो है दो लोगों के बीच में डील था, पेमेंट करने वाले ने पैसा दिया, ठीक है, किसको, पेई को, और पैसा देने के टाइम पे उसमें से कुछ पैसा काट लिया। अभी जो बंदा ये पूछ रहा है इस पैसे का मैं क्या करूं, तो किसके भी हाथ पे पैसा रखा है बताओ, तो कमेंट करो। ये पैसा किसके भी हाथ पे रखा है, सरकार के भी हाथ पे ना, तो क्या करना है, सरकार को जमा करवा दो भाई। अब गवर्नमेंट को जमा कब करवाते हैं, तो जो भी हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसको हमें जमा करवाना होता है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को। सबके सब रिपीट करेंगे भाई साथ में, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को हमें टीडीएस जमा करवाना होता है, एक्सेप्ट फॉर मार्च मंथ। मार्च मंथ में ऐसा नहीं होता भाई, मार्च मंथ में हमें टाइम पीरियड मिलता है 30 दिन का। क्या गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई अगले 30 दिन तक, मतलब 30 अप्रैल तक आप टीडीएस जमा करवा सकते हो मार्च महीने का। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो नॉर्मली कंपनीज के केसेस में क्या होता है ना, बिजनेसेस के केस में क्या होता है, मार्च के मंथ में ईयर क्लोज हो जाता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ईयर क्लोजिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। उस टाइम पे 7 दिन के अंदर ना सब कुछ फाइनलाइज करके जमा करवाना ना कई बार क्या होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं भाई क्या क्या पेमेंट है, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ कम तो नहीं हुआ। अब प्रैक्टिकल केस में बताओ, पता है क्या होता है, जैसे हमने पूरे ईयर को 4 क्वार्टर में बांटा है, Q1, Q2, Q3, Q4। पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, दूसरा जुलाई से सितंबर, तीसरा अक्टूबर से दिसंबर, चौथा जनवरी से मार्च। पहले 1, 2, 3 क्वार्टर के अंदर में हम वैसे तो हम चेक कर रहे होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि 1, 2, 3 क्वार्टर के अंदर में कुछ पेमेंट्स मिस होगी, या कुछ टीडीएस जो हमारा मिस हो गया जो हमने जमा नहीं करवाया, या कुछ और रीजन की वजह से, या फिर Q3 में भी कई बार क्या होता है जनवरी फरवरी मार्च है, अब इसमें बहुत तरह के ट्रांजेक्शन चल रहे होते हैं, जिसमें ये एसर्टेन कर पाना कि किस में टीडीएस बनता था किस में नहीं बनता था, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली इस चीज को आप टैकल कर लेते हो, बट थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहता है। इस चैलेंजिंग की वजह से ना, और क्योंकि ईयर क्लोजिंग भी इस चक्कर में गवर्नमेंट ने बोला कि यार 7 दिन नहीं, कोई 30 दिन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसको डेट को बढ़ा के 30 तक किया हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया अपना टैक्स डिपॉजिट का। सबको समझ में आ गया, कब कब जमा होता है भाई, 7 तारीख को जमा होता है सर, और वो हमें मार्च के कब जमा कराना होता है सर, 30 अप्रैल को जमा कराना होता है, विद इन 30 डेज। आगे अपने पास फाइल द टीडीएस रिटर्न, भाई रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो कहते हैं पे और फाइल द टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल मेंशनिंग द डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड पेमेंट। अब क्या करता है भाई, अब जो ये पेयर है ये क्या करेगा, इसने टैक्स तो जमा करवा दिया, अब ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न्स कैसे जाते हैं, क्वार्टरली जाती है, और क्वार्टरली रिटर्न जो जाती है वो नेक्स्ट मंथ तक हमें फाइल करना होता है। ठीक है, मतलब उसके बाद हमें 30 डेज का टाइम मिल जाता है रिटर्न फाइल करने का। क्वार्टर एंड हुआ फिर 30 दिन मिलेंगे आपके पास रिटर्न फाइल करने के। तो अभी क्या होगा भाई, अभी होगा ये कि आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करने, जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करोगे ना, उसके अंदर लिखते हैं हम लोग कि भाई कितना पैसा काटा, किस इंसान का पैसा काटा, उसका नाम क्या, उसका पेन नंबर क्या है, टोटल अमाउंट हमने उसको कितना दिया, और उसमें से हमने टीडीएस कितना काटा, रेट कौन सा अप्लाई हुआ, सेक्शन कौन सा अप्लाई हुआ, ये पूरा का पूरा हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट की रिटर्न बना के हम लोग फाइल करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। आगे क्या होगा भाई, आगे होगा टीडीएस सर्टिफिकेट। जैसे हमने सरकार को ये रिटर्न फाइल किया ना, उसके बाद एक सर्टिफिकेट, एक टीडीएस का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जनरेट हो जाएगा, उस बंदे के नाम का जिसका हमने टीडीएस जमा करा, जिसका हमने पेन नंबर दिया, उसका पेन नंबर लिखाएगा, हमारा भी पेन नंबर लिखाएगा, उसका पेन नंबर लिखाएगा, भाई उसके नाम पे टीडीएस जमा हुआ। ठीक है जी, तो एक सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट हमें उसको देना होता है। अच्छा, सर्टिफिकेट जनरेट होता है मतलब नॉर्मली 2-3 दिन में जनरेट हो जाता है, और हमें सर्टिफिकेट देना होता है सामने वाले बंदे को 15 दिन के अंदर, यानी जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया ना, रिटर्न फाइलिंग के 15 दिन के अंदर में आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट उसको देना होता है। अगर आपने नहीं दिया तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, नहीं दिया तो, क्योंकि अगर उस बंदे ने कंप्लेन कर दी ना तो आपके ऊपर में फाइन पेनल्टी भी लग सकता है। इसलिए टीडीएस डिडक्ट किया तो रिटर्न फाइल करो टाइमली, सर्टिफिकेट दो टाइमली, कोई झंझट वाली बात मत रखो। आगे सर रिफ्लेक्शन इन 26 ईयर्स। अब ये सर टीडीएस का सर्टिफिकेट तो आ गया, लेकिन इसका होगा क्या, तो द टैक्स डिडक्टेड टीडीएस अपीयर इन दी पेई फॉर्म 26 ईयर्स टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आफ्टर प्रोसेसिंग। एक बार जब रिटर्न फाइल होगा, सब प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपने पेन नंबर डाला तो उसका, जब वो बंदा अपना देखेगा, अपना पेन नंबर डाल के लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के इनकम टैक्स पोर्टल जब वो लॉगिन करेगा, फिर वो टीडीएस सेक्शन में जाएगा, 26 ईयर्स में जाएगा, तो उसको वहां पे एक स्टेटमेंट जनरेट होता है। उस स्टेटमेंट के अंदर में जितना भी उसका टीडीएस डेट वहां पे शो होता है कि भाई किस बंदे ने आपका टीडीएस काटा, किस अमाउंट पे आपका टीडीएस काटा, कितना टीडीएस काटा, और कौन से डेट में जमा करवाया, ये सब कुछ उसके अंदर में क्या होता है, मेंशन होता है। तो ये 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हम वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर किसी ने आपका टीडीएस काटा है ना, तो आपको क्या करना है भाई, आपको बस अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करना है, उसके बाद 26 ईयर्स वाले पार्ट में जाना है, वहां पे आपको शो हो जाएगा कि भाई किस बंदे ने आपका टीडीएस कितना काटा है, क्या रेट था, कितना टोटल अमाउंट था, कब डिपॉजिट कराया, सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाता है। ठीक है जी,
ये हो गया अपना 26 AS। देन आई क्लेम द TDS ऑन इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये बहुत एक जरूरी चीज है समझना कि आपको क्या करना होता है जब हम इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करते हैं ना, उस टाइम में हम बताते हैं कि भाई किस किस बंदे ने कितना कितना हमारा TDS डिडक्ट किया है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट कभी कभी नहीं भी आता है भाई। ऐसा भी होता है कि कभी कभी पूरा का पूरा TDS शो नहीं होता। जैसे मान लो कि मेरा 1 लाख का TDS कटा है तो सिर्फ 90,000 शो हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि भाई 10,000 शो ना हो, तो आपको क्या करना है भाई, उसका नहीं लेंगे क्रेडिट, उसका भी क्रेडिट लेंगे हम, उसमें ऐड कर देते हैं भाई इस बंदे ने भी 10,000 का हमारा TDS काटा हुआ। तो इस तरीके से पूरा हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। तो हम उसको क्लेम करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। सर अब क्या होगा, अब बनेगा भाई रिफंड ऑफ TDS। अब रिफंड ऑफ TDS में ना इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिथ क्या होता है क्लाइंट के नजरों में, मैं हम प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा, हम प्रोफेशनल को बहुत अच्छे से पता है भाई क्लाइंट के नजरों में क्या मिथ होती है। जैसे मेरे पास आते हैं लोगों की कॉल, अब देखो मैं ऐसे नाम वाम नहीं ले रहा, बट ऐसे जनरली कॉल्स आ जाते हैं और वहां पे पूछते हैं कि सर मेरा जो है ना इतना TDS कटा है, रिफंड करवा दो, मेरे को रिफंड निकलवाना है। भाई देखो ऐसा नहीं है कि आपका TDS डिडक्ट हुआ तो आपका रिफंड ही बनेगा। रिफंड बन सकता है, बट उसका क्या है, उसका एक प्रोसीजर। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है छोटा सा। अब ऐसे मान के चलो कि आपका TDS जो है ना डिडक्ट हुआ है 10,000 रुपए का। कितना TDS डिडक्ट हो गया भाई, आपका TDS डिडक्ट हो गया 10,000 का, ठीक है। अभी जब आप गवर्नमेंट के पास जाओगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आप रिटर्न फाइल करोगे, उसमें आप लिखोगे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल आपकी इनकम कितनी है और आपका टैक्स कितना बना। जैसे मान लेते हैं आपके टोटल इनकम पे टैक्स बना आपका 8,000 का, टैक्स कितना बना भाई, टैक्स आपका बना 8,000 रुपए का। अब 8,000 रुपए का टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है, बट TDS कितना कटा हुआ है आपका 10,000 का, यानी कि 10,000 का टैक्स तो पहले गवर्नमेंट का जमा है। तो अगर 10,000 का आपका TDS कटा हुआ है और आपका टैक्स जो बना वो सिर्फ 8,000 का बना है, तो ऐसे केस में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है सर 2,000 रुपए का। तो ये जो 2,000 रुपए है ना, इस 2,000 रुपए का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, इसका आपको रिफंड आपको मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है जी। यानी सर अगर किसी बंदे का TDS कटा है, क्वेश्चन सुनते चलना और आप लोगों को आंसर जो है कमेंट में करते चलना है। ऐसा नहीं कि मैं आंसर बता रहा हूं तो आप लोग कुछ नहीं करोगे भाई, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके साथ साथ में आंसर को कमेंट करते हुए चलना। जी क्वेश्चन नंबर 1, हमारा बंदा मिस्टर ए, मिस्टर ए का TDS डिडक्ट हुआ 10,000 रुपए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मिस्टर ए का TDS डिडक्ट हुआ 10,000 रुपए। जब हमने इसका इनकम कैलकुलेट किया तो इसका इनकम निकल के आया 0, सॉरी इसका टैक्स निकल के आया 0। टैक्स कितना निकल गया भाई 0। तो भगवान भला करे आप हमें ये बताएं कि इसका रिफंड कितना बनेगा। तो भाई सिंपल है, अगर 10,000 रुपए का इसका TDS कटा हुआ है, टैक्स इसका बना 0, तो पूरे 10,000 रुपए क्या होगा सर, पूरे 10,000 रुपए रिफंड ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 10,000 रुपए रिफंड लेके जाओ, ठीक है जी। दूसरा केस, अब अगेन मिस्टर ए का TDS डिडक्ट हुआ 10,000 रुपए। जब हमने मिस्टर ए का टैक्स कैलकुलेट किया ना तो उसका टैक्स निकल के आता है 5,000 रुपए। अब मिस्टर ए हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कितने का रिफंड मिलेगा, बताओ कितने का रिफंड मिलेगा। सर 5,000 का, 10,000 का TDS कटा है, 5,000 का टैक्स बनता है, 5,000 माइनस कर दो, बाकी बचा 5,000 का रिफंड ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई। अब आपका TDS डिडक्ट हुआ 10,000 रुपए, ठीक है, और जब हमने आपकी टैक्स को कैलकुलेट किया तो आपका टैक्स निकल के आया 12,000 रुपए का। ऐसे पॉइंट में आपको रिफंड कितना बनेगा बताओ भाई, कमेंट करेंगे सब लोग, इसके ऐसे पॉइंट में आपका रिफंड कितना बनेगा। TDS डिडक्ट हुआ 10,000 रुपए और आपका टैक्स लेवल निकल के आ रहा है 12,000 रुपए, तो आपको रिफंड कितना मिलेगा। सर रिफंड तो मिलेगा ही नहीं, 2,000 रुपए आपको अपने जेब से जमा करवाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड TDS। बताओ जी समझ में तो आ गया आप लोगों को। ऐसे ही कहते रहते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, बताओ कितना ईजी था, ठीक है। अच्छा कौन कौन इन्वॉल्व होता है भाई, एक डिडक्टर होता है, एक डिडक्टी होता है। डिडक्टर यानी कि वो इंसान जो काट रहा है, आपका TDS काट रहा है, और डिडक्टी यानी कि वो इंसान जिसका कट रहा है, जिसका TDS कट रहा है, ठीक है, गलत वे मत लेके चलना। खैर उसके बाद ठीक है भाई, ये सब तो खैर बहुत ज्यादा नहीं है, टाइमली टैक्स कलेक्शन, बैंक्रप्सी वगैरह, ठीक है, ईज ऑफ कलेक्शन, बेनिफिट वगैरह बस बता रहे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखो मेरा बस मेन मोटिव था आपको समझाना कि भाई आपको समझ में आ जाए कि TDS किस तरीके से काम कर रहा है। नीचे देखो सिंप्लीफाइड वे में है, पेमेंट मिल रहा है उसमें से TDS डिडक्ट हो जाएगा और TDS को गवर्नमेंट को जमा करवाना है। उसके बाद TDS की रिटर्न फाइल करनी है तो TDS का सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होगा जब हम ITR फाइल करेंगे, और अगर हमारा टैक्स रिफंड बनता होगा तो हमारा रिफंड भी आ जाएगा। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसा जो कि समझ में ना आ रहा हो, समझ में आ रहा है सब, बताओ ऑल गुड। हाँ जी यार समझ में आ रहा तो यार लाइक भी कर दो, और अगर आप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को। यार नया नया देखो चैनल है, वैसे देखो चैनल तो पुराना ही है, बट अभी हमने इसको अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि बीच में ना कुछ दिनों ऐसे टाइम मिल सा नहीं रहा था, बल्कि कुछ सालों से टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब खैर अपने पास है टाइम, अभी हम लोग कोशिश करें कि रेगुलरली आपके लिए ऐसी टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहे, इनकम टैक्स, GST, बहुत कुछ आने वाला है भाई। अभी तो ESI PF वगैरह सब कुछ आपको सिखाऊंगा, बस बने रहना आपके इस चैनल के साथ। चलो जी फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना। देखो कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा जो हमें पढ़ने वाली चीजें, तो थोड़ा बहुत पढ़ने वाली चीजें खींच देते हैं फटाफट, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा आप लोगों को बोर्ड नहीं किया जाएगा, डोंट वरी। तो भाई सेक्शंस की बात करते हैं, देखो पहले अलग सेक्शन हुआ करते थे, अभी इनकम टैक्स एक्ट
2025 के अंदर में दो सेक्शन है, 392, 393। 392 डील करता है टीडीएस ऑन सैलरी के साथ। अप्लाई टू द सैलरी पेमेंट एम्प्लॉय रिलेटेड, जस्ट अ सेकंड, हाँ, एम्प्लॉय रिलेटेड बेनिफिट्स या रिप्लेसेस ओल्ड टैक्स ऑफ 92 और 92A। भाई 92B 92A के अंदर में पहले टीडीएस डिडक्ट होता था सैलरी में, अब 392 में डिडक्ट होता है। तो जो भी आपका सैलरी बना उस पर टीडीएस 392 में डिडक्ट होगा। टीडीएस इज डिडक्टेड बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड एनुअल इनकम एप्लीकेबल स्लैब रेट्स। भाई आपका देखो क्या होगा ना, जैसे आपको मार्च के महीने की सैलरी मिलेगी ना, तो स्टार्टिंग में ही आपका पूरे साल की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। आप पूरे साल की इनकम पे जितना टीडीएस बनता होगा वो हर महीने महीने आपका डिडक्ट करते रहेंगे। जैसे मान लो पूरे साल आपका टैक्स बना 1,20,000 रुपए का, तो हर महीने आपके सैलरी में से 10,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट होता रहेगा भाई। ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग में जोड़ लेंगे भाई पूरे साल का टैक्स, उसमें हर महीने डिडक्ट करते रहेंगे भाई। इंक्लूड टैक्सेबल परक्यूसिट, जैसे अगर आपको कुछ टैक्सेबल परक्यूसिट मिले, जैसे कि आपको कार की फैसिलिटी दे रहे हैं, रहने की एकोमोडेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, कुछ स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं, सोप्स वगैरह दे रहे हैं, कुछ और या ट्रैवल फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करे, तो ये जितना भी परक्यूसिट्स आपको मिल रहा है ना, उसको भी आपकी इनकम का पार्ट माना जाता है और उसमें भी टीडीएस डिडक्ट होता है भाई। ठीक है, एम्प्लॉय कैन डिक्लेयर अदर इनकम। और अच्छा देखो अभी क्या होता है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉय होता है ना, वो अपने एम्प्लॉयर को, मालिक को बता सकता है कि भाई मेरी अदर इनकम भी है, तो और टीडीएस काट, वरना दिक्कत हो जाएगी। अभी आपको मैं एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ क्या हुआ दिक्कत, कि वन ऑफ माय क्लाइंट के साथ उसका सैलरी का इनकम बनता था, उसके सैलरी के इनकम पे उसकी कंपनी वालों ने टीडीएस डिडक्ट किया। देन वो फिर मेरे पास आया कि जो है भाई ये रिटर्न जो है, ये रिटर्न मुझे फाइल करने, ये मेरा फॉर्म 26 है, सॉरी फॉर्म 16 है, ये मेरी सैलरी की स्टेटमेंट्स है, एक बार चेक करो रिटर्न फाइल कर दो। मैं कहा ठीक है भाई रिटर्न फाइल कर देता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देन क्या हुआ, जब मैंने उसकी रिटर्न कैलकुलेट किया तो मैंने उसको बोला कि भाई आपका ना टैक्स बन रहा है कुछ अमाउंट का, इतना आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। वो कह रहा है यार क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी कंपनी ने तो पहले टीडीएस डिडक्ट किया ना, तो मेरा टैक्स कैसे बन सकता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया था, उस टाइम पे कंपनी वालों को ये नहीं पता था कि इस पर्सन की अदर इनकम भी है, अदर देन सैलरी इनकम भी है, तो उसके ऊपर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया। अब इस बंदे की अदर देन सैलरी इनकम क्या हो सकती है जो कि मिस हो जाए। नंबर वन इनकम, भाई अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं छोटे मोटे इंटरेस्ट की बात नहीं, बट अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है, एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, एक अमाउंट आ रही है, या इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट भी अगर आ रहा है आपको, तो उसपे भी क्या है, उसपे भी आपका जो है टैक्स बनता है। अच्छा पहले क्या होता था, पहले जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट होता था उसका रिडक्शन मिल जाता था पुराने वाले में। ठीक है, बट नए वाले स्कीम के अंदर में ऐसा नहीं होता भाई, नए वाले स्कीम में आपको सेविंग अकाउंट का रिडक्शन नहीं मिलता, तो उसमें आपको जमा करवाना पड़ता है, इंटरेस्ट भी जमा करवाना। दूसरा काम इस होता है, आजकल सबको स्टॉक मार्केट में खेलने का शौक है भाई, हर एक बंदा सब क्या करता है, स्टॉक मार्केट में खेल रहा है, ऐसे में लॉस भी कमा रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है। अब जिसने लॉस कमाया उसका तो कोई बात नहीं, जिसका पैसा पहले लूट गया उसका क्या दिक्कत है, बट जिसने प्रॉफिट कमाया भाई, प्रॉफिट पे भी तो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अब वो टैक्स कैसे जमा कराओगे, अब करवाना पड़ेगा भाई टैक्स जमा। तो ऐसा क्या होता है, हमें टैक्स जमा करवाना पड़ता है इसके अकॉर्डिंगली। इसीलिए भाई पहले अपने एम्प्लॉयर को बता दो। अच्छा रेंटल इनकम भी होती है, किसी किसी पर्सन की रेंटल इनकम आ रही है या कुछ अदर इनकम आ रही है, तो उसको पहले ही बता दो अपने एम्प्लॉयर को, भाई मेरी एस्टिमेशन इतनी इनकम आ जाती है, उसके हिसाब से तू टोटल इनकम बना, उसके हिसाब से मेरा टीडीएस डिडक्ट कर, ताकि मेरे को बाद में टैक्स ना जमा करवाना पड़े। देखो अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, बाद में भी आपको जमा करवाना है, अभी भी आपको जमा करवाना है, बट अभी आपका जो है ना हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करता रहेगा, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट एंड में जब एकदम से आपको पता लगेगा यार इतना सारा पैसा जमा करवाना, तो आपको बहुत चुभेगा यार ये क्या है, पहले थोड़ा थोड़ा कर ज्यादा ज्यादा बेहतर रहता, तो उससे बेहतर है भाई पहले आप कटवा लो। ठीक है, उसके बाद है भाई कवर द पीएफ विड्रॉवल एंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड्स एंड वेयर एवर टैक्सेबल। भाई अगर आपका पीएफ विड्रॉवल वगैरह या सुपर एनुएशन अप्रूव फंड है, उसमें अगर आपका टैक्सेबल बनता है ना, तो आपका डिडक्ट होता है, वरना नहीं होता। देन है भाई 393 टीडीएस ऑन अदर पेमेंट्स, अदर पेमेंट्स पे भी टीडीएस बनता है, और 393 में कवर है। जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, कमीशन की इनकम है, या फिर रेंट की है, या कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स है, या प्रोफेशनल फीस है, या परचेज ऑफ गुड्स, ऐसी बहुत सारे होते हैं, इन सब पे भी भाई टीडीएस हमारा बनता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक बेसिक, दो ही सेक्शन है, 392 393। ठीक है, एक 394 भी है बट और टीसीएस का है। ठीक है, अब चलो भाई फटाफट हम इसके रेट कवर करने वाला है। सर जो भी मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे रेट्स रेसिडेंट के लिए हैं। किसके लिए सर, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, जितने भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है ना, उन लोगों के लिए बस अप्लाई हो रहा है। एक सेकंड भाई, ये क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, रेसिडेंट के लिए भाई रेट अप्लाई हो रहा है। एक मिनट भाई, एक जस्ट अ मिनट। बस हाँ जी, ठीक है, चलिए।
तो हम कह रहे थे भाई कि देखो अलग अलग तरह की वो है, इनकम बोल सकता हूँ मैं या पेमेंट भी कह सकते हो, एक ही बात। जिस बंदे को रिसीवर है उसके लिए इनकम है, जो बंदा पे कर उसके लिए पेमेंट। तो पहले भाई कमीशन या ब्रोकरेज। तो अगर एक जो है कोई भी पेयर कौन होता है, पर्सन। अगर एक पर्सन ने पेमेंट करा है भाई किस चीज के नाम पे, कमीशन और ब्रोकरेज के नाम पे, तो उसको जो है टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टीडीएस डिडक्ट करना पे इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट होती है भाई 20,000 रुपए की। एनी इनकम बाय द वे ऑफ रेमुनरेशन रिवॉर्ड whether by the way of commission or otherwise for soliciting or for pronouncing insurance business including business related to continuous and renewal या रिवाइवल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो भाई ऐसा अगर आपका रिलेटेड कुछ है ना, तो आपका क्या होगा भाई, आपको टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अच्छा यहाँ पे रेट स्पेसिफाइड नहीं है इस चीज का, कहीं और स्पेसिफाइड होगा, ऐसा भी होता है कभी कभी रेट स्पेसिफाइड नहीं होता, रूल्स में स्पेसिफाइड होता है या अदर प्लेसेस पे स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, उसके बाद है इनकम बाय द वे ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन। अच्छा अगर आपका इंश्योरेंस कमीशन नहीं है ना, उसके अलावा कोई और कमीशन है, तो आपको 2% का रेट अप्लाई होगा, यानी कि 2% आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 है। अच्छा ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है ना, ये पूरे साल की लिमिट होती है। मतलब आपको जो कमीशन रिसीव हो रहा है पूरे साल में, अगर वो 20,000 रुपए तक रिसीव हो रहा है, कोई टैक्स नहीं कटेगा आपको। बट 20,000 से जहां 1 रुपए फालतू हो गया ना, तो आपका टीडीएस कट जाएगा भाई। ठीक है, आगे रेंट। रेंट की इनकम है एनी इनकम बाय द वे ऑफ रेंट पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। भाई स्पेसिफाइड पर्सन को छोड़ के बाकी सबको 2% का रेंट पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 50,000 रुपए की होती है फॉर अ मंथ। मंथ की रेंट होती है। अगर आपकी मंथली रेंट 50,000 है कोई दिक्कत नहीं, बट 50,000 से एक फालतू हो गया ना, तो आपको फिर 2% का लग जाएगा। एनी इनकम बाय द वे ऑफ रेंट। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन आ गया। देखो यहाँ पे था क्या, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन में आ गए तो क्या होगा, तो फिर भाई 2% ऑफ द 2% फॉर द यूज ऑफ मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट। भाई अगर आपने प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट यूज किया तो 2% लगेगा। और अदर देन अगर आपका प्लांट मशीन इक्विपमेंट यानी कि अगर आपका लैंड या बिल्डिंग का रेंट है ना, तो उसके इसमें आपको 10% का लगेगा। ठीक है जी। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है यहाँ भी रहने वाली है भाई 50,000 रुपए की रहने वाली है मंथली। देन है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। भाई एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर अगर आपने कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा है तो कितना लगेगा भाई। एनी कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सन, कोई भी पर्सन हो अदर देन द पर्सन हुज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सीरियल नंबर 3 सब 3। मतलब सब क्लॉज 3 के अंदर जो उसको छोड़ के बाकी सब में 1% का जो है हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या 1% जो भी हायर रहेगा उसके ऊपर हमें करना होता है। एनी अच्छा देखो ऐसा 1% में ऑप्शन नहीं है, 1% लगेगा। बट 1% लगेगा किसका, या तो प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन जो वैल्यू जिस पे आपने बेचा वो वैल्यू, या उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। उसकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों में से जो हायर होगा ना, उस हायर अमाउंट का 1% लगेगा। ठीक है, लिमिट इसके अंदर में भाई 50 लाख रुपीज की है, 50 लाख की लिमिट है। एनी कंसिडरेशन नॉट बीइंग कंसिडरेशन एग्री टू बी अंडर एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 67 सब सेक्शन 14। ठीक है, वो अलग है भाई। कोई भी पर्सन रहेगा तो आपका 10% का लग जाएगा। इसमें कोई डिडक्शन नहीं होता, इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है बेसिकली। डिडक्शन तो खैर क्या ही होगा, एक मिनट। हाँ, देन ये थर्ड आ गया, कहते हैं एनी सम बीइंग इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन इनहैंस कंपनसेशन और कंसिडरेशन और इनहैंस कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। भाई अगर आपका कंपलसरी एक्विजिशन वाला केस है ना, उसके उसमें 10% लगता है, 5 लाख की लिमिट रहती है। इनकम फ्रॉम कैपिटल मार्केट। भाई अगर आपके कैपिटल मार्केट से इनकम है तो क्या होगा, तो एनी इनकम रिसीव ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपका म्यूचुअल फंड से आ रहा है तो कोई भी पर्सन केस में 10% का टीडीएस लगेगा और 10,000 की इसकी लिमिट है। ठीक है, आगे ही बोलते हैं एनी यूनिट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या एनी यूनिट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी। भाई इन सब केसेस में भी वही 10% का ही रहने वाला है। एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 223 बीइंग द नेचर रेफर्ड इन द शेड्यूल 5। अब ये यहाँ पे देखो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड है। ट्रस्ट के केसेस में ये लगता है 10% का, इसमें लिमिट कुछ नहीं होती। ठीक है, एनी इनकम अदर देन दैट ऑफ द प्रपोर्शन इनकम विच इज एग्जम्प्ट अंडर शेड्यूल 5। तो उसके इसमें भाई एनी इन्वेस्टमेंट फंड स्पेसिफाइड, अगर इन्वेस्टमेंट फंड वाला है तो उसको काटना होता है टीडीएस 10% का। थ्रेशोल्ड लिमिट नील है। एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है तो उसके इसमें अगेन 10% लगेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट इसके अंदर नील है भाई। इंटरेस्ट इनकम, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो एनी इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के केस में हर एक पर्सन को काटना होता है रेट इन फोर्स, जो भी रेट चल रहा होगा उस टाइम पे आपको उस रेट पे काटना होगा। ठीक है, एनी इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है तो अगेन रेट इन फोर्स रहेगा। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लोग पैसा काटते हैं अदर देन
सिक्योरिटी वाले के केस में। थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख रुपए की है सीनियर सिटीजन के लिए और 50,000 रुपए की है नॉर्मल सिटीजन के लिए। ठीक है जी, ठीक है, बताओ जी समझ में आया क्या? एनी इनकम बीइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी स्पेसिफाइड पर्संस के लिए जो भी रेट हो वो लगेगा और थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 स्पेसिफाइड पर्सन। अगेन देखो स्पेसिफाइड पर्संस अलग से स्पेसिफाइड रहते हैं। नंबर 6 है भाई पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर फीस ऑफ प्रोफेशनल टेक्निकल नेचर, जो कि पहले 194C हुआ करता था, वही वाली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एनी सम फॉर कैरिंग आउट ऑफ एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर द कैरिंग आउट एनी वर्क। इस केस में भाई कितना लगेगा? 1% का लगेगा। अगर वो पर्सन इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो 1% लगेगा, बट अगर वो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है या अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो भाई 2% का लग जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट इसके अंदर 30,000 रुपए की होती है और एनुअल एग्रीगेट लिमिट इसके अंदर में 1 लाख की होती है। सर 30,000 रुपए का सम क्या होता है? सिंगल पेमेंट लिमिट है जो आप पेमेंट करो। अगर आपने एक बार में पेमेंट किया 30,000 रुपए का तो ये लिमिट 30,000 से ज्यादा का तो ये लिमिट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, टीडीएस काटना पड़ेगा। बट अगर आप छोटे छोटे पेमेंट कर रहे हो, कभी आप 5,000 करो, कभी आप 10,000 करो, ऐसे बहुत सारे कर रहे हो, तो फिर पूरे साल की लिमिट 1 लाख है। अगर वो 1 लाख क्रॉस होगा तो आपके ऊपर लगेगा वरना नहीं लगेगा। एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग कैरिंग आउट एनी वर्क इन पर्संस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। अगर प्रोफेशनल सर्विस है यानी कमीशन ठीक है, अगर आपका प्रोफेशनल फीस या कमीशन वाले केस में तो भाई 2% आपका यहाँ पे लगने वाला है। एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन, ठीक है, जो ऊपर स्पेसिफाइड हो उनको छोड़ के, ओके। एनी सम बाय द वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर भाई आपका प्रोफेशनल सर्विस है और या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है स्पेसिफाइड पर्सन की केसेस में 2% लगने वाला है। टेक्निकल वाले सर्विसेज के केस में, रॉयल्टी वाले केस के अंदर में, बट 10% लगेगा प्रोफेशनल सर्विस केस में। तो जो भी सीए सीएस सीएम में होते हैं ये लोग, अगर कोई अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं या वकील वगैरह अपनी प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, बदले में जो मिलेगा उसके बाद 10% का टीडीएस लगेगा जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000 रुपए की है ए बी डी और ई के लिए, बट सबसेक्शन 2 के सी कॉलम के लिए उसमें कोई लिमिट नहीं है। सबसेक्शन 2 का सी क्या है? बाय द वे ऑफ कमीशन, कमीशन वाले में कोई नहीं है भाई लिमिट, ठीक है, बाकियों में लिमिट है। आगे भाई डिविडेंड, अगर आपकी डिविडेंड इनकम हो रही है तो भी आपके ऊपर में टीडीएस लगेगा। 10% का स्टेट ऑफ टीडीएस लगने वाले, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो जो भी हमारा टीडीएस, जो भी हमारा डिविडेंड आता है ना, 200 का, 300 का, 400 का, सब पे टीडीएस लग के आता है भाई, सब पे। अदर केसेस की बात करते हैं, एनी सम अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग एनी सम एलोकेटेड एज अ बोनस ऑफ सच सर्विस, अगेन भाई 2% लगेगा, 1 लाख की लिमिट है। एनी सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स, तो भाई उस केस में 1% का टीडीएस 0.1% का टीडीएस लग रहा है। और टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ रिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 8, स्पेसिफाइड बैंक के द्वारा डिडक्ट किया जाता है, जो भी रेट चलो उस रेट के ऊपर में काटेगा। एनी बेनिफिट या परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू द मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल ऑफ एनी रेसिडेंसी, इसके अंदर भाई 20,000 रुपए की लिमिट है और 10% का टीडीएस का रेट रहता है। एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट फैसिलिटेटर, इसके भाई 0.1% के ग्रॉस अमाउंट का कलेक्ट होता है टीडीएस। ठीक है, एनी सम बाय द वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, भाई ये आ गया अपना क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट, 1% का टीडीएस लगने वाला है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने समझा भाई डिटेल में कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों होता है, टीडीएस कैसे काम करता है, टीडीएस का पूरा फ्लो क्या होता है, हमने समझा। ठीक है, रिफंड कब कब बनता है, टैक्स कब कब जमा कराना पड़ता है, ये भी चीज हमने सीखी, और कौन कौन से सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं और क्या क्या रेट्स अप्लाई हो रहे हैं, सब हमने सीखा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा टीडीएस वाला पूरा पार्ट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, देखो आपको क्या करना है, आपको बस कमेंट कर देना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, अभी तक यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, देखो यहाँ तक आ गए हो, अगर आपको अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो भाई फटाफट और बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि रेगुलरली भाई लेक्चर्स आने वाले हैं, वीडियोस आने वाले हैं और आप लोगों को ऐसी नॉलेज मिलता रहेगा। तो बस ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें।